गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भारत और समकालीन विश्व भाग 1 पढ़ रहे हैं। इसी के अंतर्गत मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसके प्रथम भाग फ्रांसीसी क्रांति हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे। इसी क्रांति के कुल 6 भाग हैं, जिसमें से हमने 2 भाग पढ़ चुके हैं। जिसमें पहला भाग था 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, और दूसरा पॉइंट था इनका फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। इसके अंतर्गत हम इनके समाज के बारे में पढ़ चुके हैं, दूसरी उनकी जो क्रांति थी उस क्रांति के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज हम इसका तीसरा भाग लेंगे जिसका नाम है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। मतलब कि अंदर ही अंदर उनकी गुप्त वार्ता चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित हो गए थे, क्योंकि उनकी ऐसी घटनाएं देखकर अन्य पड़ोसी देश थे जो वे भी परेशान हो गए थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया था। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि राजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। मतलब कि यहाँ पे ये देशभक्त था। यह गीत पहली बार मार्सिले के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। ये फ्रांस का राष्ट्रगान है। इस राष्ट्रगान के बोलते राजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले के द्वारा रचित किया गया था। ये इस फ्रांस का राष्ट्रगान है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। यहाँ पे सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। इसमें एक क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा। यहाँ पे ये शब्द आया है कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का अर्थ होता है धार्मिक जीवन से संबंधित। ठीक है, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में और जानेंगे। मतलब कि ये अभी तीसरा पॉइंट चल रहा है। इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा 4 नंबर, वह महिलाओं से संबंधित है, तो वहां पर इनकी गतिविधियों के बारे में हम जानेंगे। आगे देखते हैं। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम श्रमद हिस्से से आते थे। जो ये इसमें जैकोबिन क्लब था, इसके अंतर्गत जो लोग आते थे वह कम संपत्ति जिनके पास होती थी वे आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। ये ध्यान रखना कि जैकोबिन क्लब के मुख्य सदस्य जो थे, उनका सदस्य वहां के नेता कौन था? मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनों ने के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया।
यहाँ पे एक जो बहुत बड़े कामगार थे जिन्होंने धारीदार लंबी पतलून मतलब कि वस्त्र पहनने का उन्होंने निर्णय लिया था। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, घुटना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए ये सब किया था। ठीक है, यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका थी कि उनकी सत्ता समाप्त हो गई है, बस उसका एक तरीका था। इसलिए जैकोबिनों को सौ कुलांत के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाला। ठीक है, यहाँ पे इसका अर्थ है ये। ठीक है, 100 कुलांत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक थी, मतलब कि ये आजादी का प्रतीक थी। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई थी। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का भी प्रस्ताव पारित किया था। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया था। ठीक है, और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। यहाँ पे 21 सितंबर 1792 को इसे राजतंत्र का अंत कर दिया गया था और फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया था। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। ठीक है, ये राजशाही नहीं होते हैं और इनका प्रमुख जो चुनाव जनता ही करती है। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई थी। इसके बाद में ये इतना सब कुछ होने के बाद उन्होंने लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी थी। देशद्रोह का मतलब होता है अपने देश या सरकार से विद्रोह करना। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉर्ड कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई और जल्द ही रानी मैरी एंटोइनेट का भी वही हश्र हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं हम अब आतंक राज। सन 1793 से 94 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, आतंक का युग किसे कहा जाता है? सन 1793 से 94 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। यहाँ पे उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आने वाली मशीन थी ये, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा था। रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी थी। यहाँ पे मजदूरों और की कीमत एकदम तय कर दी थी, कही थी कि हाँ कौन सी चीज कितने की मिलेगी। आगे है गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग भी कर दी गई थी। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। इसीलिए यहाँ पे इसको आतंक राज कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई।
परंपरागत मॉन्स्यूर जिसे कहते हैं महाशय एवं मदाम जिसे कहते हैं महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन जिसे कहते हैं नागरिक एवं सितोयिन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया, मतलब कि यहाँ के चर्च बंद कर दिए गए और यहाँ पे महिलाओं को संबोधन के लिए सितोयन मतलब नागरिक और सितोयिन नागरिका ये नाम इनको दे दिए गए थे महिलाओं और पुरुषों को। तो बाद में इनके यहाँ पे चर्चों को भी बंद कर दिया गया और उनके स्थानों पर उनको दफ्तर बना दिया गया था। रोबेस्पियर ने अपनी नीति को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। देख लो, ये रोबेस्पियर ने भी अपनी इन नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके जो खुद के समर्थक थे वह भी त्राही त्राही करने लग गए थे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। अब है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई थी, मतलब कि मध्य वर्ग जो लोग संपन्न थे उनके पास ये सत्ता आ गई थी। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया था। जो संपत्ति जिनके पास थी उनके मताधिकार से उनको हटा दिया गया था। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था, ये ध्यान रखना, विधान परिषदों का इसमें प्रावधान किया गया था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया था। इसके अंतर्गत यहाँ से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ था। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। तो आज हमने फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना के बारे में पढ़ा। किस तरीके से वहां पर राजतंत्र को हटाकर गणतंत्र की स्थापना की गई थी। आतंक के राज के अंतर्गत रोबेस्पियर ने क्या क्या काम किए थे, उसी के अंतर्गत उनको दोषी भी ठहराया गया था, उनका भी सिर कलम कर दिया गया था। लुई सोल्वे को भी देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई थी। इसी के साथ यहाँ पर यहाँ राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना की गई थी। अब मैं आपसे एक बात ये कहूंगी कि ये जो आज आपको ये पाठ पढ़ाया गया है इसका आप पूरा अभ्यास करेंगे, इससे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने समझाया है आप उसे पूरा वैसा ही करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ इसके प्रश्न उत्तर नेक्स्ट वीडियो में लेती हूँ। ओके।